ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जनता के फैसले से पहले एक बड़ी बहस असेंबली इनसाइट पर जारी है और लगातार हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो कल फैसला आने वाला है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, एग्जिट पोल्स आए हैं सामने, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, उन सब पर हमारी ये विशेष चर्चा लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से एक बार जुड़ गए हैं अजीत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक, यहां पर अजीत वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं, लगातार सारे एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें, क्या एग्जिट पोल्स किस हद तक सही है? ये अजीत जी, एक सवाल है कि क्या एग्जिट पोल को आप कितना सही मानते हैं जो अभी आए हैं 4 राज्यों की अगर बात की जाए तो? देखिए, एग्जिट पोल सही या गलत तौलने की कोई मशीन नहीं है। बात यह है कि इसके पहले भी कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। पूरी तरीके से उनको जनता ने जब फैसला दिया तो पता चला कि एग्जिट पोल जो है वो निरर्थक थे और बेमानी थे। अभी जो एग्जिट पोल हुआ है 4-5 राज्यों के चुनावों को लेकर, उसे एक संकेत जरूर माना जा सकता है। एक संकेत है एग्जिट पोल, दूसरा संकेत है सट्टा बाजार। बड़ी बात यह है कि चाहे सट्टा बाजार हो चाहे एग्जिट पोल हो, दोनों 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बढ़त दिखा रहे हैं। मिजोरम में भी कांग्रेस की सत्ता जाती दिखा रहे हैं और इस पर बहुत ज़्यादा अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा अतिरंजित हो सकता है, उसकी वैज्ञानिकता में कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि बात यह है जहां 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट पड़ रहे हो वहां आप 1000-1500 लोगों से बात करके पूरी जनता का अभिमत देने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होता। खासतौर पर इसलिए कि मतदाता कई वर्गों में विभाजित है, बहुत सी विविधताएँ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, तमाम तरह के वर्गों के लोग हैं। इस स्थिति में केवल 1400-1500 लोग 2000 लोगों से पूछ लिया जाए और उसको पोल का नतीजा मान लिया जाए, ये बहुत ज़्यादा प्रामाणिक और वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी एक संकेत इससे जरूर मिलता है, रुझान का पता जरूर मिलता है। इसलिए मैं एग्जिट पोल को खारिज तो नहीं करता, लेकिन उनकी पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं करता। नकुल, संकेत है और रुझान है यहाँ पर। जी जो कह रहे हैं कि संकेत और रुझान मात्र होते हैं, एग्जिट पोल ये। तो यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं, चलिए हम फिलहाल विवेक आप वहीं रुकिए, हमें एक बार एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। यहाँ पर दिल्ली के एग्जिट पोल क्या कहता है, दिल्ली के एग्जिट पोल में कौन आगे चल रहा है, आम आदमी पार्टी, भाजपा या फिर कांग्रेस? यहाँ पर दिल्ली के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यहाँ पे एबीपी न्यूज के मुताबिक बीजेपी के हाथ में 37 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें जा रही हैं और अदर्स के पास यहाँ पर 17 सीटें जा रही हैं। और वहीं C4 की बात करें तो C4 ने यहाँ पर बीजेपी को 34 सीटें दी हैं और कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर C4 की तरफ से 20 सीटें दी गई है और वहीं अदर के हाथ में यहाँ पर 16 सीटें जा रही हैं। और आज तक की बात की है तो आज तक ने भी यहाँ पर बीजेपी के हाथ में 41 सीटें दी हैं और कांग्रेस के हाथ में यहाँ पर 20 सीटें जा रही हैं। तो वहीं अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं, लगातार सब जगह बीजेपी को एक तरफ से बड़ा दिखाई गई है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बुरे संकेत की तरह है। अगर हम बात करें पिछले चुनावों की, पिछले चुनावों में क्या था एग्जिट पोल, पिछले चुनाव में कितनी सीटें किसको मिली थी, उसकी भी हम बात करेंगे। वो भी हम आपको ग्राफ के थ्रू अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा बहुत अंतर आया था, उसका बीजेपी जीती थी। एमपी की बात करें, दिल्ली में अलग कुछ समीकरण बने थे, छत्तीसगढ़ में कुछ अलग समीकरण बने थे। तो दिल्ली का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर दिखा दें दर्शकों को कि एबीपी न्यूज ने 37 सीटें दी हैं यहाँ पर बीजेपी को, कांग्रेस को 16 सीटें दी हैं, अदर्स के हाथ में 17 सीटें गई यहाँ पर। C4 के मुताबिक 14 सीटें बीजेपी के पास, 20 सीटें कांग्रेस के पास और 16 सीटें अदर्स के खाते में यहाँ पर गई हैं। तो लगातार जितने भी आंकड़े आए हैं सामने, बीजेपी के खाते में आज तक के मुताबिक 41 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जा रही हैं और अदर्स के खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा रही हैं। तो आप बताएं आपको कि राजस्थान का एग्जिट पोल क्या कहता है। राजस्थान के एग्जिट पोल में सर्वे के मुताबिक एबीपी न्यूज ने यहां पर बीजेपी को 110 सीटें दी हैं, कांग्रेस के हाथ में यहां पर 62 सीटें जाती दिख रही हैं और अदर्स के हाथ में यहां पर 28 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं C4 की बात की है तो C4 ने बीजेपी को 111 सीटें दी हैं, 73 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 16 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं। और आज तक की बात की है तो आज तक ने भी सेम वही 110 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस के हाथ में 62 सीटें और अदर्स के हाथ में 28 सीटें। 200 सीटों वाला राज्य है और जहां पर यह सीटों का आकलन किया गया है तमाम सर्वे एजेंसीज के द्वारा।
तो यहां पर राजस्थान की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, चारों तरफ बीजेपी को जनाधार मिलता दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। मगर जो बड़ा फैसला है, जनता का फैसला, वो कल आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से एक बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से यहां पर जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, लगातार एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, क्या लगता है कि राजस्थान में सत्ता पलट होने वाला है? बिल्कुल साहब, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सत्ता आने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है जी। तो जो एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं, लगातार तमाम सर्वे आए हैं सामने, तमाम सर्वे के मुताबिक बीजेपी बहुत आगे चल रही है, तो क्या सर्वे को सही मानते हैं आप? बिल्कुल सर्वे को सही मानते हैं। जनता की आकांक्षा है, जनता वसुंधरा के साथ जुड़ना चाहती है और वसुंधरा जी पिछले विकास के जो कार्य पिछले सरकार ने किए थे उसको लेकर हमारे को इस बार ऐसा बहुत मिल रहा है। तो जिस तरीके से अभी एक, या तो इसे अगर आपकी सत्ता वहां पर आ रही है, क्या इसे नरेंद्र मोदी की लहर माना जाए? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पहले पीएम पर डिक्लेयर कर दिया गया और लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर रैलियां कराई गई। बिल्कुल निश्चित, नरेंद्र मोदी की लहर तो है ही है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश ने अपना नेता मान रखा है और उसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान में हमको मिला है। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर नकारना है, उनका कहना है कि एग्जिट पोल्स बेकार हैं, नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये तो किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि जब आपको लोमड़ी को अंगूर वहां पे तो खट्टे ही होते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ प्रेम दुबे जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। वो आपसे कुछ सवाल यहाँ पर करना चाह रहे हैं। प्रेम दुबे जी। सम्मानीय लक्ष्मीकांत जी, हम आपसे ये दरखास्त करना चाहते हैं कि आप कृपा कर हमें ये बताएं कि राजस्थान के अंदर जो आप बीजेपी के जीतने की आकलन कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ सर्वे के आधार पे कर रहे हैं कि ग्राउंड की रियलिटी के आधार पे कर रहे हैं? वो इसमें आपका क्या कहना है? पार्टी के जिन विधायकों से और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है उनसे और जिलाध्यक्ष जो पार्टी के नेता की बात हुई है उनके आधार पर हमें बात कर रहे हैं, सर्वे के आधार पर नहीं कर रहे। पार्टी खुद के आंकलन और काम के आधार पर बात कर रहे हैं कि राजस्थान में बहुमत की ओर अग्रसर है। जी लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर सर्वे जो आए हैं आपके पक्ष में आए हैं, इसलिए आप सर्वे में हाँ मिला रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आप अगर सर्वे इनके विपक्ष में आते तो बीजेपी भी से नकार देती, जिस तरीके से अभी कांग्रेस नकार रही है सर्वे को। बिल्कुल, राजस्थान में बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी गांव में भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरी हुई है। ये नतीजे का आपको स्पष्ट नजर आ जाएंगे, जो सर्वे बता रहे हैं उससे कहीं अच्छे नतीजे हमारे पक्ष में आने वाले हैं। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। तो दुबे जी, यहाँ पर फिर एक बार मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस की जिस तरीके से सत्ता वापसी की अटकलें आप लोग लगा रहे हैं, लगातार कांग्रेस का आलाकमान ने भी खूब स्टार प्रचार किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, दिल्ली में भी और राजस्थान में भी। राहुल गांधी का जादू इस बार चलने वाला है क्या? देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने एक भविष्य के नेता हैं, एक नौजवानों के नेता हैं और उन एक नया आदर्श वो अपना रखना चाहते हैं। अब ये जनता अगला लोकसभा चुनाव जब आएगा तब उनके आकलन को ज़्यादा देख पाएगी, क्योंकि ये तो प्रदेश के चुनाव हैं। यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो उन प्रदेशों के अंदर वहाँ की निजी समस्याओं के आधार पे हो रही है। जैसे आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव, यहाँ पे भ्रष्टाचार, यहाँ पे तमाम तरह की सरकारी अनियमितताओं का और तमाम सरकार विरोधी जो जनभावना है मध्य प्रदेश के अंदर। आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो वहाँ के पे नक्सली मूवमेंट को जिस तरह उन्होंने संभाल नहीं पाए, जिस तरह वहां नक्सलवाद फैल रहा है, ये वहां का जनादेश वहां उन समस्याओं को लेकर है। वहां राहुल गांधी जी का इंपैक्ट इन प्रदेशों में उनकी समस्या नहीं है। वो पूरे भारत के लिए जब चुनाव होगा तब उनके ऊपर हम आकलन उनका कर सकेंगे। बिल्कुल, अभी तो ये प्रदेश का ही चुनाव है। बिल्कुल दुबे जी, आपके मुताबिक अभी राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं है, खासतौर पर ना उनका कोई संलिप्तता है इन चुनावों में। यहाँ पर बस सीधा विवेक के पास पहुंच गए। न्यूज रूम में हमारे विवेक तिवारी मौजूद है। वहां पर विवेक तिवारी जी, यहाँ पर अजीत जी आपके साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जिस तरीके से राहुल गांधी के जादू की बात कर रही थी कांग्रेस के, राहुल गांधी का जादू चलने वाला है और उन्होंने पीएम पद भी डिक्लेयर नहीं किया इसी के चलते। एक तरफ जादू कहते हैं, दूसरी तरफ पीएम पद डिक्लेयर नहीं किया। अजीत जी से जानिए कि क्या ये कांग्रेस डर रही है इस वक्त अपने पीएम पद को आगे लाने में? अजीत जी, क्या राहुल का जादू चल पा रहा है क्या इस बार चुनाव पे? जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि हरदम हमारा राहुल को इंडिकेट करके इन लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आस्था दिखेगा इस बार? देखिए, कांग्रेस ने अपने तरफ से ये प्रारंभ से स्पष्ट कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए किसी को अपना उम्मीदवार घोषित करने नहीं जा रही है। ये कांग्रेस की अपनी परंपरा भी रही है कि वो पहले कभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करती। ये अलग बात है कि परिस्थितियां बता देती हैं कि कौन कांग्रेस का नेता है। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की परिस्थिति बहुत भ्रामक है।
स्वयं कांग्रेस नहीं जानती कि उसे किस दिशा में जाना है और क्या हासिल करना है। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी जी को आगे कांग्रेस ने किया, लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण के समय हालात बने, ऐसा लगा नहीं कि राहुल गांधी की बात कांग्रेसी मान रहे हैं। राहुल गांधी के पास अपना एक फॉर्मूला था, राहुल गांधी के पास अपना उनका एक विजन था और उनके अपने तौर तरीके थे। उन्होंने कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो एक फॉर्मूले के तहत वहां टिकटों का वितरण किया और राहुल का जादू जिसे कहा गया वो कर्नाटक में चला। भारतीय जनता पार्टी सत्याच्युत हुई और कांग्रेस वहां सत्ता में वापस लौटी। ये कहा जा रहा था कि विवेक यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन जी, स्वागत है असमित इनसाइट की इस बहस में आपका, क्योंकि जनता के फैसले से पहले एक बड़ी बहस असमित इनसाइट पर लगातार जारी है। आपको बता दूं मैं बृजमोहन जी, तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम सर्वेस आए हैं, तमाम सर्वेस में बीजेपी को आगे दिखाया गया है, मगर कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर एग्जिट पोल्स को नकार रही है और उनका कहना है कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, कल फैसला आ जाएगा और कांग्रेस की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ गया है कि उनकी हार सुनिश्चित है जी, और इसलिए 12 घंटे का इंतजार करने की बजाय वो एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के अच्छे कामों के कारण, विकास के कारण सरकार बन रही है, और राजस्थान और दिल्ली में बीजेपी से लोगों को उम्मीद है। कांग्रेस की सरकारों ने जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, इसलिए वहां पर उनकी सरकार नहीं बनेगी। और बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो यंग लोगों को विकास की भूख पैदा हुई है, पूरे देश के लोगों को, कि विकास अगर कोई कर सकता है तो जो ये बृजमोहन जी, ये मान लिया जाए कि जो नरेंद्र मोदी की लहर चली है वही लहर यहाँ पर चारों राज्यों में बीजेपी को जीत दिला रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकारों के काम भी अच्छे हैं। राजस्थान में वसुंधरा जी का नाम, दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम, और उसके साथ में मोदी फैक्टर ने भी काम किया है, जो चारों राज्यों में सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे थे स्टार प्रचारक के तौर पर, और यहाँ पर चारों राज्यों में फिर भी एग्जिट पोल्स के मुताबिक कोई असर नहीं दिखाया गया कांग्रेस के पक्ष में। क्या लगता है, राहुल गांधी का जादू नहीं चला यहाँ पर? लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अनुभवहीन नेता हैं, उनकी सोच कोई देश के विकास की नहीं है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल बात करते हैं। और इसलिए आप देखेंगे यूपी में भी कांग्रेस का सफाया हुआ, बिहार में भी सफाया हुआ, और इन चारों राज्यों में भी कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि ये देश एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर अनुभव वाले नेताओं को देश चाहता है, अनुभवहीन नेताओं को नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके मुताबिक यहाँ पर दोबारा से बीजेपी की सरकार आने वाली है और कुछ चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं बृजमोहन जी यहाँ पर फैसला आने में, और जनता का फैसला भी आ जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा कि एग्जिट पोल सही है, क्या जनता ने फैसला दिया है। बृजमोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोबारा से मैं एक बार न्यूज रूम की तरफ रुख करूंगा। न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है विवेक तिवारी, उनके साथ है हीराबाई, सपा की उम्मीदवार। विवेक, यहाँ पर हीरा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर सपा की बात की जाए, सपा एक सिर्फ अभी प्रदेशीय पार्टी है, सिर्फ यूपी में उनका वर्चस्व है, और क्या वो आगे बढ़ने की उनकी प्लानिंग से आगे, क्या इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जिस तरीके से अभी यूपी में उनका शासन चल रहा है? हीरा भाई, आप ये बताइए कि यूपी में जिस तरह से सपा आगे बढ़ रही है, क्या एमपी में कोई आपकी नीति के आगे आप किस तरह से बढ़ेंगे एमपी में? यदि समाजवादी पार्टी हीराबाई मेरे जनता मुझे जिताती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में काम करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतार के अभी आने वाले चुनाव में भी मेरे किन्नर समाज चुनाव लड़ेगी और मैं जनता को भी चुनाव लड़ाऊंगी और समाजवादी पार्टी को अधिक से अधिक बढ़ावा दूंगी मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। विवेक, एक सवाल है मेरा यहाँ पर हीरा जी से कि यहाँ पर आप बोल रही हैं कि यहाँ पर आप आगे बढ़ाएंगी पार्टी को। अभी होता क्या है, लगातार आरोप लगते रहे सपा पार्टी पर कि यहाँ पर सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं मुलायम सिंह यादव या फिर सपा पार्टी, और उन्होंने सिर्फ अपने गांव के पास तो हेलीपैड बना लिया, हेलीकॉप्टर के लिए आने के लिए जगह तो बना ली, मगर आगरा में आज तक वो वहां पर है, वो नहीं बना पाई एयरपोर्ट। आप ये बताइए कि सपा में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में पार्टी आगे बढ़ पाएगी अन्य राज्यों की ओर? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि वो परिवारवाद में ही फंसे हैं, उत्तर प्रदेश में ही फंसे हैं, और हम माननीय मुलायम सिंह से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का काम कार्य करें कि आपकी पार्टी को और ज्यादा से ज्यादा आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े और नाम हो आपकी पार्टी का। हम लोग सभी ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक काम करे, जैसे कि अभी आपने कहा कि अपने
हेलीकॉप्टर वहां उतारा और आगरा में नहीं करा, तो ये एक उनकी कुछ गलत उनकी संगत जो हैगी, उनके जो नेता हैंगे कार्यकर्ता वो वहां तक नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन मैं यदि जीतूंगी तो इस बात पे जरूर मैं उनको जरूर कहूंगी कि आप सभी पूरे भारतवर्ष में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाइए और अपने समाजवादी पार्टी का नाम करें। बिल्कुल विवेक, हीराबाई जी ने जिस तरीके से जवाब दिया, एक बहुत अच्छी नेत्री के तौर पर वो सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कमियां हैं, जो कमी कर रहे हैं, ये उनकी गलती है और उस गलती को सर दुबे जी यहाँ पर जिस तरीके से एक अभी आपके सामने उदाहरण है, ये हीराबाई जी हैं, इन्हें पता है कि सपा ने अपने गांव के पास हेलीकॉप्टर बना लिया है, मुलायम सिंह यादव जी ने वो हेलीपैड बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, जो भी है, मगर आगरा में नहीं बनाया जो इतना बड़ा पर्यटन स्थल है। इन्होंने उस बात को साफ तौर पर माना। आप अपनी कमियों को क्यों नहीं मानती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग भी जहां गलतियां होती हैं वहां हम भी कमियों को मानते हैं। देखिए ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, यहाँ पे अगर कमियां ना हो तो आदमी दूसरा जीते क्यों? कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं जिसका फायदा दूसरे दलों को मिलता है। नहीं तो कांग्रेस इतनी बड़ी परिवार की पार्टी है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस इस देश को बनाने में कांग्रेस के नेताओं ने किया है और इस देश को चलाने का सही अनुभव दुबे जी पार्टी को है। दुबे जी यहाँ पर बीजेपी लगातार कहती रहती है कि यहाँ पर एक परिवार है, 60 सालों से देश को चला रहा है, लूट कर खा गया। कितना लूट हो गए, आसमान में घोटाला, जमीन में घोटाला, नरेंद्र मोदी के शब्द थे कांग्रेस के लिए। देखिए मैं आपको कांग्रेस के बारे में जो ये भ्रम फैलाया जाता है, छोटे से उदाहरण देता हूं। इस परिवार ने सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाया उस परिवार ने उठाया। इस देश के कौन राजनीतिक परिवार ऐसा है जिसने उतना नुकसान उठाया? जहां इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, जहां पे राजीव जी जैसे नौजवान प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, जहां पे हर कांग्रेस के नेता को जीवन का संकट रहता है। वो आते हैं राजनीति में इसलिए नहीं कि यहां रुपए कमाना है, यहां उनके पास ना खुद की कारें हैं, ना खुद के रुपए का बैंक बैलेंस है। इस परिवार ने जो कुछ भी किया, आप जवाहरलाल नेहरू से पहले से देखिए, इसलिए कांग्रेस के लोग उनको मानते हैं। दुबे जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं बैंक बैलेंस नहीं है, कारें नहीं है। एक बार बताइए, हजारों करोड़ रुपया गया कहां? कोयला घोटाला, सीजी घोटाला, कैब घोटाला। क्या होता है, आज बहुत सारे नेताओं का परिवार है। ये चुनाव जब होता है उसमें कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हर दल में कुछ अच्छे आ जाते हैं, कुछ बुरे आ जाते हैं। जब कोई बुरा आदमी आता है वो अपने कर्मों को वहां भी दिखाता, चाहे किसी दल में रहे। आज देखिए आप, अगर कोई कांग्रेस में कोई ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने कभी उस भ्रष्टाचार को छुपाया नहीं, उनको जेल भेजा, चाहे हमारे समर्थक दल रहे हों, चाहे पार्टी के अंदर के लोग रहे हों। अब भ्रष्टाचार एक ऐसा है जो हमारे समाज में आ गया। आज दुनिया के तमाम जो आपका रिसर्च कर रहे हैं संस्थान, वो निकालते हैं कि भारत आज इतना बड़ा भ्रष्ट देशों में इतनी संख्या में है। तो ये तो हमारे सामाजिक विकार हैं और ये सामाजिक विकार को हम केवल एक परिवार के विकार के रूप में ना स्थापित करें। ऐसी आपसे चलिए दुबे जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और बीजेपी प्रवक्ता कैलाश जुड़ रहे हैं राजस्थान से। कैलाश जी स्वागत है आपका SMS इनसाइट पर। कैलाश जी, जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल्स आए हैं, बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, क्या लगता है आपको कल क्या होने वाला जब जनता का फैसला आएगा तब? कैलाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कैलाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद कैलाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहां पर अब सीधे चलेंगे न्यूज रूम की तरफ, जहां पर विवेक तिवारी वहां पर मौजूद है। और विवेक तिवारी जी, यहां पर अजीत जी आपके साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे एक बार और चारों राज्यों का मैं आकलन जानना चाहूंगा कि चारों राज्यों में सत्ता आखिर किसके हाथ में जाने वाली है? क्या बीजेपी यहां पर सत्ता में आने वाली है चारों राज्यों में एग्जिट पोल के मुताबिक, या फिर कांग्रेस के हाथ में 1-2 राज्य जाने वाले हैं? अजीत जी, आपके अनुसार अगर जानना चाहूँ तो 5 राज्यों का आकलन आप किस तरह से करते हैं जो परिणाम कल आने वाले हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले मिजोरम की बात करूंगा। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ सत्ता से जा रही है, लेकिन मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ कई बार दल बदल होता है और देखते देखते सरकार बदल जाती है। अगर वहाँ कांग्रेस का प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ होता भी है तो कांग्रेस के लिए शायद धक्का तो होगा। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की बात करें, मैं एक हंग विधानसभा देखता हूँ, त्रिशंकु विधानसभा। ये ठीक है कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, वहाँ एक जो है त्रिशंकु विधानसभा उभरेगी। राजस्थान में बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध वहाँ अगर जो असंतोष है वो मतपेटी में प्रतिफलित हुआ तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मेरा प्रारंभिक स्तर पे ये मानना था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत
बराबरी की लड़ाई हो रही है। शुरू में भारतीय जनता पार्टी आगे थी, लेकिन पीछे से कांग्रेस आगे आई और फिर उसने मोर्चा भी लिया। कांग्रेस के लोगों को ये कहने का अवसर मिला कि हम सरकार बना रहे हैं, यानी बीजेपी पर बढ़त ले रहे हैं। लेकिन जो अंतिम परिस्थितियां बनी हैं मतदान के दिन की, मैं समझता हूं कि चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने पक्ष में मतदान कराने में सफल रही है। एक दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो नौजवान है। समझिए 18 साल से लेके 25 साल तक का नवयुवक, उसके बारे में उसकी सोच क्या है, उसकी दिशा क्या है चिंतन की, किस राजनीतिक दल के साथ हो जाना चाहेगा। ये पहला चुनाव है जब उनकी विचारधारा स्पष्ट होगी। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी संख्या में नौजवानों ने वोट किया है और वो वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को गया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत आराम से सरकार बनाएगी और कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। बेशक कांग्रेस यहाँ अपनी सीटें बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के बारे में मेरा मानना यह है कि वहाँ जो घटना हुई थी, नक्सलवादियों ने कांग्रेस के नेताओं को एक साथ मार दिया था, विद्याचरण शुक्ला जैसे लोग, महेंद्र कर्मा जैसे लोग, नंद कुमार पटेल जैसे लोग एक साथ जो मारे गए, उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। और भले सरकार कांग्रेस ना बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगी। तो नकुल, अगर बीजेपी विवेक सहारे की हर जगह जीत रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है जी जी ऐसा कुछ अलग करें हमारे वर्मा जी। तो चलिए विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो जिस तरीके से भी आकलन सामने आ रहे हैं वो तो अब सामने आ ही गए हैं। बाकी कल जनता का फैसला सामने आएगा, वो फैसला करेगा कि आखिर किसके हाथ में सत्ता जा रही है। चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं एग्जिट पोल जो तमाम सर्वेस किए गए हैं, किस किस को यहाँ पर बढ़त दिख रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज ने 138 सीटें दी हैं बीजेपी को, कांग्रेस के हाथ में 80 सीटें हैं, अदर के पास यहाँ पर 12 सीटें गई हैं। 230 कुल सीटें हैं मध्य प्रदेश में। C4 के मुताबिक 135 सीटें बीजेपी के पास हैं, 84 सीटें यहां पर कांग्रेस के पास जा रही हैं और अदर्स के हाथ में यहां पर 11 सीटें जा रही हैं। कुल 230 सीटें हैं यहां पर। और आज तक की बात की जाए तो आज तक ने भी 138 सीटें, बीजेपी को 80 सीटें कांग्रेस के पास और अदर्स के खाते में यहां पर 12 सीटें जा रही हैं। अब बात करें अगर छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज ने 55 सीटें बीजेपी को दी हैं, कांग्रेस के हाथ में 33 सीटें हैं, अदर्स के हाथ में 4 सीटें हैं। C4 के मुताबिक 46 सीटें यहां बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में इस बार 42 सीटें जा रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 2 सीटें हैं। कुल 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। 90 सीटों में आज तक ने यहां पर बीजेपी को 53 सीटें दी हैं और कांग्रेस के हाथ में यहां पर 33 सीटें गई हैं और अदर्स के हाथ में यहां पर 6 सीटें जा रही हैं। तो अब बात करेंगे दिल्ली के एग्जिट पोल की। क्या कहता है दिल्ली का एग्जिट पोल? तो दिल्ली के एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज ने बीजेपी को यहां पर 37 सीटें दी हैं, कांग्रेस के हाथ में 16 सीटें गई हैं, अदर्स के हाथ में 17 सीटें गई हैं। कुल 70 सीटें हैं दिल्ली में। C4 के मुताबिक यहां पर 34 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, कांग्रेस के पास यहां पर 20 सीटें हैं, अदर्स के पास यहां पर 16 सीटें हैं। और वहीं अगर बात की जाए आज तक की तो इस 70 सीटों वाले इस राज्य में 41 सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं, कांग्रेस के पास 20 सीटें और अदर्स के खाते में 9 सीटें। और वहीं अगर आखिरी बात की जाए राजस्थान के एग्जिट पोल की, तो राजस्थान के एग्जिट पोल में एबीपी न्यूज ने 110 सीटें बीजेपी को दी है, 62 सीटें कांग्रेस को, अदर्स के खाते में 28 सीटें यहां पर गई हैं। कुल 200 सीटों वाला राज्य है ये, जहां पर C4 ने 111 सीटें बीजेपी को दी है, 73 सीटें कांग्रेस के खाते में, 16 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। आपको बता दें 200 सीटों वाले इस राज्य में राजस्थान में 110 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं। आज तक के मुताबिक 62 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 28 सीटें जा रही हैं। तो ये थे वो तमाम एग्जिट पोल्स जो हमने आपको दिखाई और तमाम एक बड़ी चर्चा की एक बड़े फैसले से पहले। तो अब देखना होगा कि जनता का फैसला क्या कहता है, कल सुबह क्या होने वाला है। कल सुबह हमारे साथ देखिए लगातार सुबह 6 बजे से लगातार जनता का फैसला एसएमबीसी इनसाइट पर। तो नमस्कार, देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइट।